Dear students, you all are welcome in today's class of English. I am Praduman Kumar Pandey, English teacher, Rai Sahab Kalika Singh High School, Khulpura, Saran. In today's class, we are going to read about tense. You know tense? Tense means काल, and tense has another meaning, तनाव, तनाव में होना. Look at this sentence. Don't be tensed about tenses. काल के बारे में, टेंसेज के बारे में तनावग्रस्त न होइए. इन दिस सेंटेंस, टेंस्ड मीन्स तनावग्रस्त and tense means काल. Let us see the definition of tense. Tense is a form of verb which tells the time of an action. क्रिया के रूप को काल कहते हैं जो किसी कार्य के होने का समय बताता है. Now, kinds of tenses. There are three kinds of tenses. टेंस के 3 प्रकार होते हैं. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल. दैट विच इज, जो सिचुएशन अभी है, जो काम अभी हो रहा है, जो स्थिति अभी चल रहा है, उसको हम वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं. जनरली वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूँ इत्यादि रहता है. जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. टेंस का दूसरा भेद होता है पास्ट टेंस, भूतकाल. दैट विच वाज, जो था या जो बीत चुका है, जो समाप्त हो चुका है. जनरली पास्ट टेंस के अंत में थाथे थी रहता है. जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था. यह सेंटेंस भूतकाल का हुआ. मैं पढ़ रहा था, यह भी सेंटेंस भूतकाल का हुआ. आई वॉज रीडिंग, वह पटना गया, यह सेंटेंस भी भूतकाल का है. यहाँ पर भी कार्य समाप्त हो चुका है. वह पटना गया, ही वेंट टू पटना. थर्ड टेंस इज फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल. दैट विच विल बी, जो भविष्य में होगा. जनरली फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में गागेगी रहता है. जैसे मैं एक शिक्षक बनूंगा, आई विल बी अ टीचर. वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर. हम लोग खुश रहेंगे, वी शैल बी हैप्पी. ओके. इस प्रकार से टेंस के 3 भेद होते हैं और तीनों का अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे. फिर अब प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद होते हैं. ईच टेंस हैज 4 सब काइंड्स. प्रत्येक टेंस के 4 उपभेद होते हैं. नंबर 1 सिंपल और इंडेफिनिट. नंबर 2 कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव. नंबर 3 परफेक्ट एंड नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये 4 भेद प्रत्येक टेंस के होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होंगे. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होंगे. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस प्रकार से टेंस के कुल मिलाकर 12 भेद हो जाते हैं. Thus there are 3 into 4 is equal to 12 tenses in all and we shall study them one by one. हम इनका अध्ययन एक एक करके करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग
वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, और इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या सिर्फ ताते ती रहता है। अब इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इस टेंस का प्रयोग हम वैसे वाक्यों के लिए करते हैं जो नियमित रूप से या रोज़ाना या कभी कभी होता रहता है, सामान्य रूप से चलता रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग रोज़ शाम में खेलते हैं, मैं रोज़ सुबह टहलता हूँ, वह बाज़ार जाती है, वह नाचती है, वह हंसती है, वे लोग हंसते हैं, वे लोग रोते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जिनका हम लोग डे टू डे यूज में भी प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज हैं। और हिंदी वाक्य में इसका पहचान होता है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताते ती इत्यादि रहता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपन्स डेली, रेगुलरली और हैबिचुअली इन द प्रेजेंट। इस टेंस का प्रयोग हम वैसे कार्यों के लिए करते हैं जो रोज़ाना नियमित रूप से आदत के अनुसार या कभी कभी होता है। अब हम बात करते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, इस टेंस के फॉर्म के बारे में, यानी इस टेंस के बनावट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्रिया का पहला रूप या क्रिया का पांचवा रूप V1 या V5, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और तब अदर वर्ड्स को लिखते हैं। इस प्रकार से इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि V1 किसे कहते हैं। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है, वर्ब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मूल रूप में वर्ब जो होता है उसे हम V1 कहते हैं। V1 इज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का मूल रूप। जैसे गो, प्ले, ट्राई, ईट, कैरी, डांस एट्सेट्रा, ये सब V1 है, यानी क्रिया का मूल रूप है। और V5 किसे कहते हैं? तो वर्ब में हम एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब में एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है और उसे हम V5 कहते हैं। जैसे गो में ES जुटा तो गोज, प्ले में एस जोड़ने पर प्लेज, ट्राई में एस जोड़ने पर वाई को आई में बदलकर ES जोड़ा जाता है, तो ट्राई का V5 हो गया ट्राइज, ईट का V5 हो गया ईट्स, कैरी इसके अंत में भी वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़ते हैं तो ये हो गया कैरीज, और डांस में एस जोड़ने पर डांसेज। ये सब V5 है। अब हम लोग देखते हैं कि V1 का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगाते हैं तथा किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाते हैं। तो रूल 1, V1 इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो IV को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो V1 का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन IV के साथ करते हैं तथा सेकेंड पर्सन U के साथ भी V1 लगाते हैं तथा थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ भी V1 लगाते हैं, यानी वर्ब में SES नहीं जोड़ते हैं। और अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं तुम लोगों को
पढ़ाता हूँ। अब देखिए स्ट्रक्चर हमारा है इस टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ मैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात किया जाए या जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हम लोगों का हुआ आई। अब आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे, यानी वर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे। तो पढ़ाना का हमारा वर्ब हुआ यहाँ पर पढ़ाना, और पढ़ाना का अंग्रेजी हुआ टीच। V1 लगाना है तो आई टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है यू। तो हम लोगों का मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, इसका अंग्रेजी हो गया आई टीच यू। उसके बाद हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया हम लोग, और हम लोग का अंग्रेजी हुआ वी। वी भी फर्स्ट पर्सन है, और वी के साथ भी हम लोग V1 लगाते हैं। तो वी स्पीक, और तब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में हुआ अंग्रेजी। तो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया वी स्पीक इंग्लिश। उसी प्रकार से तुम मुझे जानते हो, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ यू, और यू के साथ भी V1 लगाते हैं। तो सेंटेंस हो गया यू नो मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग अंग्रेजी जानते हैं। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट हुआ दे, और दे के साथ भी हम लोग V1 लगाते हैं। तो दे नो, और ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी। तो वे लोग अंग्रेजी जानते हैं, इसका ट्रांसलेशन हुआ दे नो इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन और सोहन अंग्रेजी जानते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ मोहन और सोहन। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ मोहन और सोहन। अब मोहन और सोहन दो नाम हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और ये भी प्लुरल हुए, इसलिए इनके साथ भी V1 हम लगाएंगे। तो मोहन और सोहन अंग्रेजी जानते हैं, इसका अनुवाद हुआ मोहन एंड सोहन नो इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, सीता और गीता नाचती है। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ सीता और गीता, और सीता और गीता प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। दो नाम हैं इसलिए ये प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, और इसके साथ भी V1 लगता है। तो हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया सीता एंड गीता डांस। अगला एग्जाम्पल, तुम लोग झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारी बहनें संस्कृत जानती है। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ तुम्हारी बहनें, योर सिस्टर्स। ये भी प्लुरल है, इसलिए इसके साथ भी V1 लगेगा, योर सिस्टर्स नो इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे भाई लोग झगड़ते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम लोगों का सब्जेक्ट हुआ तुम्हारे भाई लोग, और वर्ब हुआ झगड़ना। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस V1, योर ब्रदर्स क्वारल। इस प्रकार से ऊपर के एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ V1 का प्रयोग करते हैं। आई वी जो फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ भी हम V1 का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन प्लुरल दे के साथ तथा अन्य प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि V5 का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। रूल 2, V5 आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि V5 क्या होता है। वर्ब में एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, जिसे V5 कहते हैं। अब V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो V5 इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। V5 का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है? तो ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर वर्ड्स, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड V5। चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वह अंग्रेजी जानता है, ही नोज इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हुआ वह का अंग्रेजी होता है ही, और ही के साथ हम लोग V5 लगाते हैं। तो V5 हो गया नोज,
वर्ब में एस जोड़ दिए, ही नोज और इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। राधा अंग्रेजी जानती है, राधा नोज इंग्लिश। मेरा भाई संस्कृत जानता है, माई ब्रदर नोज संस्कृत। उसका भाई क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट हुआ उसका भाई, वर्ब हुआ खेलना और ऑब्जेक्ट हुआ क्रिकेट। उसका भाई यहाँ पे सिंगुलर है, एक भाई है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब V5 लगाएंगे। हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। अगला उदाहरण, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ सूर्य और वर्ब हुआ उगना और डूबना। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल थे, इसके बाद में हम लोग निगेटिव सेंटेंसेज को देखेंगे। चलिए निगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। निगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में संक्षिप्त रूप में लिखें तो डू नॉट इजकल टू हो जाता है डोंट और डज नॉट इजकल टू हो जाता है डजंट। तो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब निगेटिव सेंटेंसेज में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी डू डज का प्रयोग होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम लोग डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर वर्ड्स, वन नेम, राम, मोहन, सोहन, राधा, सीता, गीता, ये सब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं और इनके साथ हम डज लगाते हैं। जैसे वह अंग्रेजी नहीं जानता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है ही और इसके साथ हम डज लगाएंगे तो ही डजंट नो इंग्लिश। वह संस्कृत नहीं जानती है, सी डजंट नो संस्कृत। जया झूठ नहीं बोलती है, जया डजंट टेल अ लाई। मीना नहीं नाचती है, मीना डजंट डांस। श्याम अंग्रेजी नहीं बोलता है, श्याम डजंट स्पीक इंग्लिश। सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। इन सभी उदाहरणों से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी ही, सी, इट, वन नेम तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोग जानेंगे कि डू का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। रूल 4, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन प्लुरल दे टेक डू। यानी कि डू का प्रयोग हम लोग आई, वी, यू तथा दे के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम डू का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिम। वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं, दे डोंट लिव हियर। तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो मी। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वी डोंट टेल अ लाई। मंजू और संजू अंग्रेजी नहीं जानती है,
मंजू एंड संजू डोंट नो इंग्लिश। वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, दे डोंट हेल्प मी। चलिए, ये निगेटिव सेंटेंसेज में हमने अब तक सीखा कि कहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं और कहाँ डज का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हम लोग डू डज को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखते हैं और तब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के अंत में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाना चाहिए। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वे लोग संस्कृत बोलते हैं? डू दे स्पीक संस्कृत? क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है? डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हारे भाई लोग क्रिकेट खेलते हैं? डू योर ब्रदर्स प्ले क्रिकेट? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ही जब नहीं भी लगा रहता है तो उसे हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें डू डज का भी प्रयोग होता है और नॉट का भी प्रयोग होता है। ऐसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर, इनका फॉर्म होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लोग डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स को लिखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से इन्हें समझते हैं हम। क्या तुम उसे नहीं जानते हो? इसको हम लोग, इसका अनुवाद हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, डू यू नॉट नो हिम या डोंट यू नो हिम। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश और डजंट ही स्पीक इंग्लिश। क्या मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ? डू आई नॉट टीच यू और डोंट आई टीच यू। क्या वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं? डू दे नॉट लिव हियर और डोंट दे लिव हियर। चलिए इसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। अब यस नो क्वेश्चंस किसे कहते हैं? तो ऊपर हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखे वे सभी यस नो क्वेश्चंस थे। जैसे क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। तो ये क्या है? यस नो क्वेश्चन है। मतलब जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं उन्हें हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे क्या तुम्हारे भाई लोग क्रिकेट खेलते हैं? इस प्रश्न का जवाब, ये प्रश्न अगर कोई आपसे पूछता है तो इसका उत्तर आप हाँ या ना में, यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्न को हम, ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। और WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं? तो WH क्वेश्चंस वे होते हैं जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। The questions that cannot be answered are called WH questions. And WH questions begin with WH words. Now what are WH words? Why. WHY. Why means क्यों. WHERE. Where. Where means कहाँ. WHEN. When means कब. WHAT. What means क्या. HOW. How means कैसे. WHY means क्यों. ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं, ये सभी WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो WH क्वेश्चंस हैं, WH इंट्रोगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसके स्ट्रक्चर में भी आपको कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने ऊपर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर देखा, उसके पहले, उसके ठीक जस्ट पहले WH वर्ड्स को आप लिख देते हैं तो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से WH क्वेश्चंस का हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है WH वर्ड्स,
प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब नॉट का प्रयोग हम अगर WH क्वेश्चंस में नहीं लगा हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं लगा हो तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है, इसमें नहीं लगा है तो इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नॉट रीड या व्हाई डोंट यू रीड। वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है, व्हाई डजंट शी स्पीक इंग्लिश और व्हाई डज शी नॉट स्पीक इंग्लिश। उम्मीद है कि आप लोग इन एग्जाम्पल्स से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझे होंगे और